students, how are you? All well? Okay, let's start. AC generator. AC जनरेटर हम लोग को बहुत पहले से पता है कि AC जनरेटर का एग्जैक्ट वर्क क्या है। तो AC जनरेटर जो है वो हमें करंट देता है, ठीक है। AC जनरेटर से हमें सप्लाई मिलता है घर में। जो ये सोर्स है हमारे घर में, जितनी भी लाइट चलती है, बिजली चलती है, उन सब के सोर्स का एक ही डिवाइस है और वो है जनरेटर। हाँ, अभी ये सोलर सब आ चुके हैं तो ये एक सेकेंडरी सोर्स हो गया, लेकिन जो हमारा प्राइमरी सोर्स था तो ये था एसी जनरेटर। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एसी जनरेटर्स। फर्स्ट, it's thermal and second it's hydroelectric generator। थर्मल में दो पार्ट, एक जो था वो कोल को जला के मिलता था और जो दूसरा आया है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से बनता है। ये रेडियो एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो याद रखना, ये जो रेडियो एलिमेंट्स होते हैं उसमें आप रेडियो एक्टिव यूरेनियम जो होता है उसमें से एनर्जी लेनी है और जो पानी है उसे स्टीम में कन्वर्ट करना है और वही स्टीम आगे बढ़ानी है। जिसमें पहले कोल जला के पानी को गर्म करते थे और उसमें से स्टीम बनाते थे। इन दोनों का काम है स्टीम बनाना, ठीक है। बट इसमें क्या है, ये बहुत ही पॉल्यूटेड सिस्टम है और ये जो है वो नॉन पॉल्यूटेड सिस्टम है, उतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इसका जो पॉल्यूशन होगा, जितना भी होगा, फ्रैक्शन और कुछ भी, थोड़ा बहुत भी, वो बहुत ही डेंजरस पॉल्यूशन होता है, ठीक है। हाइड्रो में तो आपको पता है कि क्या यूज होता है, वाटर। अच्छे खासे डैम में वाटर को स्टोर करके रखते हैं और फिर एक पाइप्स थ्रू या कोई भी सिस्टम के थ्रू उस पानी को लाते हैं, ठीक है, और उसे टरबाइन पे डालते हैं। इसमें से स्टीम टरबाइन पे डालते हैं, इसमें सीधा वाटर टरबाइन पे डालते हैं और हमारा काम एक ही है, स्टीम डालो या वाटर डालो, टरबाइन रोटेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोटेट होना चाहिए। तो हमारा जो मेन सोर्स है रोटेशन का वो है टरबाइन, ठीक है। ये टरबाइन जो है वो रोटर शाफ्ट के थ्रू सीधा जो कनेक्टेड है वो है कॉइल के साथ, इस कॉइल के साथ। ये रोटर शाफ्ट क्या होता है? तो ये रोटर शाफ्ट जो है एक सरिये जैसा होता है। यहां पे टरबाइन है, यहां पे कॉइल। जैसे ये टरबाइन रोटेट करेगा, ये रोटर शाफ्ट के थ्रू ये कॉइल भी मूव करेगी। तो रोटर शाफ्ट कॉइल को मूव करवाएगा। जैसे ही कॉइल मूव होती है, मतलब सर्कुलर मोशन में आती है, कॉइल जो होती है वो सर्कुलर मोशन में आती है। और जैसे ही कॉइल सर्कुलर मोशन में आती है, वहां पे जो एंगल्स है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। किसके बीच का एंगल? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चेंज होता है। एंगल वेरी होने से जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स भी वेरी होता है और ये जो फ्लक्स वेरी होता है वो ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ईएमएफ को ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और हमें ईएमएफ मिलता है और उसके थ्रू हमें करंट मिलता है। ये दो स्लिप रिंग्स लगाई है, ये कार्बन ब्रशेस है उसमें यूज करने के लिए। उसका भी हमारे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, हमें जस्ट इसी मोशन से जाना है। तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट है कि कैसे वर्क होता है। तो आप सबसे पहले ये फ्लो चार्ट लिख लो, हम लोग आगे निकलते हैं।
ओके, एसी जनरेटर जो है वो निकोलस टेस्ला ने यूज किया, मतलब सॉरी बनाया। निकोलस टेस्ला एसी करंट के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थे और थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो डीसी करंट के लिए पॉजिटिव थे, और इसीलिए उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा क्लैश चलता है। मैं वो क्लैश की बात नहीं करनी है, अगर आपको क्लैश समझना है तो आप एक काम करना कि निकोलस टेस्ला और एडिसन की दोनों की बायोग्राफी, ठीक है, वो पढ़ लेना। पर एक बात आपको याद रखना कि निकोलस टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन दोनों ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न्स रजिस्टर्ड है, थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न्स। उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि भाई किसी को कुछ भी नया बनाना है, कुछ भी नया बनाना है, तो एक आइडिया लेके एडिशन के पास आते थे, टेस्ला के पास आते थे कि भाई मुझे ऐसा कुछ करना है, और वो उस आइडिया में से पूरा डिवाइस बना के दे देते थे। उतने शार्प माइंड था उनका, ठीक है। तो एसी जनरेटर, यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो मैग्नेट है, ये कॉइल है, रोटर शाफ्ट होगा, टरबाइन होगा, स्लिप रिंग्स है, कार्बन ब्रशेस है, जो भी कुछ है वो मैकेनिकल डिवाइसेस है, ठीक है। और इस मैकेनिकल डिवाइस का यूज करके मुझे इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। तो सबसे पहले जो इसका प्रिंसिपल है वो हम लोग देखते हैं। इसका प्रिंसिपल है कि मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क जो है टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना ही ए टरबाइन का काम है, सॉरी एसी जनरेटर का काम है। तो चलो सबसे पहले जो है वो है, आप एक काम करो कि दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स ले लो। यहां पे हमने परमानेंट मैग्नेट्स लिए हैं, दो परमानेंट मैग्नेट्स है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक। उसके बीच में आप एक काम करो, आप प्लेस coil. Sometimes coil is known as armature. Armature. Okay. Place a coil between two magnets. और आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो कॉइल होगी वो कोप्लानर होनी चाहिए, इनिशियली कोप्लानर होनी चाहिए, कि भाई इसकी जो एक्सिस है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिमिलरली पास होता होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, कहां गया ये, सपोज ये कॉइल है, ठीक है, ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां जा रहा है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसका प्लेन आना चाहिए, ओके। नाउ कॉइल जो है वो रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट्स थ्रू fixed angular frequency, through fixed angular frequency, okay। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, एंड एज अ रिजल्ट जो थीटा है वो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी हो गया, क्लियर। अब यहां पे जैसे कि हम बात करेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो परमानेंट सेट है थ्रू द एक्स एक्सिस। अब ये जो कॉइल इनिशियली इस ये एंगल बना रही थी, एरिया उसका नीचे की ओर था, फिर रोटेट करेगी तो एरिया पैरेलल हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर, फिर एंटी पैरेलल, तो ऐसे एरिया जो है वो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल चेंज करता रहेगा,
और वो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो जो फ्लक्स जो चेंज होगा वो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए कॉस थीटा, और ये जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। इट्स एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और इसे जो है वो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम फ्लक्स। तो इट्स फाई इज इक्वल्स टू फाई एम कॉस ओमेगा टी, where phi m is equals to NBA. Okay. Now, due to change in time t, ओमेगा टी जो होगा वो भी चेंज होगा। ओमेगा टी चेंज होने से कॉस की वैल्यू कॉस ओमेगा टी भी जो है वो चेंज होगा, और उसके कारण जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। और हमें पता है कि अगर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है तो वो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो हम लिखेंगे दैट्स ईएमएफ is equals to minus d phi by dt. NBA cos omega t minus NBA d by dt cos ओमेगा टी, जो नॉन डिपेंडेंट थे टी के, मैंने बाहर निकाल दिया। इट्स माइनस एन बी ए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, इट्स माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा का दोबारा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 11th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ा है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, मैथ्स वालों को तो पता होगा कि जब भी हम किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके साथ कोई मल्टीपल होता है तो मल्टीपल को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हो गया हमारा ईएमएफ। तो अगर इफ कॉइल का रेजिस्टेंस मुझे पता है, द कॉइल हैज रेजिस्टेंस R, अगर उस कॉइल का रेजिस्टेंस जो है वो R है तो उसमें जो करंट आएगा वो होगा EMF by R। इट्स एन ओमेगा ए बी बाय R साइन ओमेगा टी, मतलब कि EMF और जो करंट है वो दोनों साइन के डिपेंडेंट है, और जैसे जैसे साइन चेंज होता जाएगा ये भी चेंज होते जाएंगे, ठीक है। EMF is equals to n omega a b sin omega t, n omega a b, ओके। मैक्सिमम EMF जो होता है वो कितना होगा? नवाब जितना। कितना? नवाब जितना। n ओमेगा a b नवाब जितना होगा। तो ये है आपका AC जनरेटर, ठीक है। सबसे पहले ये लिख लो, बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो, ओके। इंडिया में जो एसी जनरेटर का टरबाइन है उस टरबाइन की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। मतलब कि ये कि एक सेकंड में जो टरबाइन है वो इंडिया के अंदर जो टरबाइन है वो एक सेकंड के अंदर 50 हर्ट्ज है। टरबाइन रोटेट्स 50 रोटेशन इन अ सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी से वो आगे निकलता है। और यूएसए जैसी कंट्री है वहां पे इसकी वैल्यू 60 हर्ट्ज होती है, कि वहां पे वो 60 हर्ट्ज के टरबाइन यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब हमारे काम की बात करते हैं। सबसे पहले
ये देखते हैं। ns PQRS, इसका जो एरिया है वो इस डायरेक्शन में। तो यहां पे आप ध्यान से देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है वो दोनों पैरेलल है, उसके कारण जो थीटा होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर थीटा जीरो है तो फ्लक्स के अंदर फाई इज इक्वल्स टू फाई एम cos जीरो की वैल्यू 1 मतलब कि 5। और ईएमएफ की बात करो तो ईएमएफ साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू हो जाती है 0। क्लियर? तो यहां पे आपको कोई भी ईएमएफ और कोई भी करंट मिलेगा नहीं। जैसे ही वो रोटेट करता है और जस्ट 90 डिग्री के रोटेशन पे जब वो पहुंच जाता है, नाइन्टी डिग्री के रोटेशन पे जब वो पहुंच जाता है ठीक है, दैट्स देखो इनिशियली ये था पी क्यू आर एस, वो रोटेट हो गया पी क्यू आर एस। और उसका जो एरिया है वो कितना हो, कैसे आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पे B is perpendicular to A and theta equals to 90 degree, it's pi by 2. But theta equals to what? Theta equals to omega t. It is pi by 2. Omega is the what? 2 pi by t. Pi cancel. T equals to t by 4. तो वो जो रोटेशन था, उस रोटेशन का जब फोर्थ पार्ट आएगा तो ये होगा t by 4, उस टाइम का एंगल बनेगा pi by 2। और जो फ्लक्स है phi is equals to phi m cos pi by 2, it is 0। EMF जो है वो EMF sin pi by 2 के हिसाब से sin pi by 2 जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी और मिलेगा EM, और जो IM मिलेगा वो होगा EM by R। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट कंडीशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक नोटेशन लगाते हैं। PQRS इस टाइम पे एरिया इस डायरेक्शन में है। ये पहला पड़ाव था तो t by 4, ये दूसरा पड़ाव आया तो आपको मिलेगा t by 2। ठीक है, यहां पे आपको मिलेगा t equals to 0 सेकेंड। तो उसके हिसाब से ओमेगा t देखो तो क्या होगा, इट्स 2 pi by t। ओमेगा इट्स व्हाट, 2 pi by t, सॉरी आई मिस्ड। और ये जो है वो t by 2, ये 2 कैंसिल, ये t कैंसिल, इट इज पाई।
तो phi is equals to phi m cos omega t cos pi it's -1, it's minus phi m. EMF EM sin pi it's 0. जब EMF 0 होगा तो करंट भी 0 होगा. और एक लास्ट टॉक, PQRS इस बार एरिया ऊपर की ओर जाएगा. T equals to 3T/4, ओमेगा T हो जाएगा 3π/2. जो फ्लक्स है इट्स phi m cos 3π/2 की वैल्यू हो जाएगी 0. और EMF जो है वो साइन 3π/2 के हिसाब से नेगेटिव होगा -ε. तो अभी आप ध्यान से देखो कि जब EMF मैक्सिमम होता है, सॉरी फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो EMF 0 होता है. जब फ्लक्स 0 होता है तो EMF मैक्सिमम होता है. जब फ्लक्स मैक्सिमम EMF 0, फ्लक्स 0 EMF मैक्सिमम. मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, मतलब कि 0 मैक्सिमम. व्हाई? बिकॉज एक के फंक्शन में कॉस है और दूसरे के फंक्शन में साइन है, और हमें पता है साइन और कॉस उलट सुलट चलते रहते हैं. ठीक है, तो ये पूरा आपको ये याद रखना है. ठीक है, ये फटाफट लिख लो, फिर कुछ ग्राफ से वो देखते हैं. ग्राफ जो है वो मुझे EMF और फ्लक्स के बनाने, जो अभी आपने देखे उस हिसाब से ही मुझे जाना है. ये होगा EMF वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ, ये होगा फ्लक्स वर्सेस EMF ओमेगा टी का ग्राफ. ये कुछ लाइंस में ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो पहला जो टाइम होगा वो होगा T/4, दूसरा जो टाइम होगा वो T/2, तीसरा जो होगा वो 3T/4 और चौथा जो होगा वो T होगा. उस हिसाब से यहाँ पे बनेंगे π/2, यहाँ पे बनेंगे पाई, यहाँ पे 3π/2, आगे सब डिराइव किया और ये बनेगा 2π. एक सर्कल कंप्लीट. ओके, जब T इक्वल्स टू 0 था तो फ्लक्स मैक्सिमम था phi m, ये नेगेटिव phi m, ये EMF m, ये नेगेटिव EMF m. तो ये मैक्सिमम था उस टाइम पे, ये 0 था. फिर क्या हुआ? तो फिर फ्लक्स मैक्सिमम से 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर वापस से 0 हुआ और वापस से मैक्सिमम हो गया. लेकिन यही चीज EMF में देखो तो EMF 0 से वापस से मैक्सिमम हुआ, फिर वहां से 0 आया, फिर नेगेटिव मैक्सिमम हुआ और वापस से 0 हो गया. ये ठीक है. और यहां पे बात करो तो मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता चल गया कि ये जो है वो कॉस कर्व है और ये साइन कर्व है. ठीक है, इसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि ऊपर की साइड के मतलब EMF पॉजिटिव, नीचे की साइड का मतलब EMF नेगेटिव. ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. That's called alternating EMF. That's why it's known as alternating EMF. ठीक है.
तो यहाँ पे आपको ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं स्पेशली, और ओमेगा इक्वल्स टू मैं आपको बता दूं कि 2π/t होता है, वो आपको पता भी है, और 2π/μ, ठीक है। तो ये है आपका पूरा एसी जनरेटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और ध्यान से समझना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज कमेंट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।